दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में सफल बैच की अगली श्रृंखला उपस्थित है। जैसा कि आप सभी को पता है, सफल बैच के दौरान हमने आपके बीच में एजुकेशन फर्स्ट पेपर यानी कहा जाए जो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था यानी अवस्थाओं का निर्धारण करने के बाद आपके बीच में श्रृंखला चल रही है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की, जिसमें आज यह वीडियो आपके बीच में चैप्टर नंबर 3 जा रहा है। ऑलरेडी हम आपके बीच में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर को फिनिश करने के बाद तीसरे चैप्टर पर आज हम आपके बीच में आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है शिक्षण के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ टीचिंग। इसका मतलब क्या है, अभी आगे हम आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। और एक निवेदन हम यह करेंगे आपसे कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ देखिए, आपके बीच में मैंने कहा आपसे सफल बैच की श्रृंखला चल रही है। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है अपने एक बेहतरीन सफलता के लिए, तो मात्र 220 रुपए का प्राइस आपके बीच में दिया जा रहा है। आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप मेरे पास मैसेज करें। संपर्क माध्यम आपके बीच में दिया है 9452331053। ठीक है, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लगातार हम यह प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सफल बैच पर आएं और वो अपने एक सफलता को सुनिश्चित जरूर करें। आपने देखा होगा आपके बैच ज्यादातर लगते हैं, लेकिन पिछली बार की तुलना हम करें, लगभग 85 लोगों ने बैच को ज्वाइन किया था और हमने लगभग 79 से 80 बच्चों का मैंने फाइनल क्वालिफाई कराया था। प्रथम सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, अगर अपनी बेहतरीन सफलता के लिए बैच बैक वगैरह से बचना है, तो आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि खामखा आप बैच को ज्वाइन ही करें। ठीक है, हाँ, अगर आपको अच्छा खासा नंबर लाना है तो बैच को जरूर ज्वाइन करिए। क्योंकि मैंने हाथों से ये नोट्स को बनाया है और इस नोट्स की खासियत क्या है कि आपको कौन से क्वेश्चन कितने शब्द में लिखना है, कैसे क्या करना है, हमने हर चीज पर डिस्कस किया हुआ है। सबसे बड़ी चीज तो इसी की सीख मिलेगी। अभी तक आपने बीए बीएससी किया होगा, वहां पर बड़े बड़े क्वेश्चन आपके बीच में आते थे और आप बड़े बड़े आंसर को देते आए हैं। तो वही चीजें यहाँ छोड़ करके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर को कितने लाइन में कैसे लिखना है हमने आपके बीच में डिस्कस करके बताया है। ठीक है, सफल बैच की यही सब खासियत है। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है और सारे सब्जेक्ट की नोट्स है मात्र 220 रुपए में। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो बैच को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए, हम पीडीएफ के माध्यम से आपकी क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर से निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत हम आपके बीच में करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है शिक्षण के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ देख पा रहे हैं सबसे पहली हेडिंग बनती है किसी भी चैप्टर के शुरू होने के पहले उसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए, शिक्षण के सिद्धांत का स्वरूप एवं अर्थ यानी नेचर एंड मीनिंग ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसके अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ कहा जा रहा है शिक्षण के सिद्धांत का अभिप्राय है कि किसी भी विषय या क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह प्रक्रिया सभी के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो सके। थोड़ा सा ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण कम है। ठीक है, इसलिए हमने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख रखा है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें थोड़ा सा महत्वपूर्ण कम होते हैं उस पर हम फोकस आपके लिए कम करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, एक मेथड्स आपके बीच में आ रहा है खेल विधि।
इसके अगर हम जनक की बात करें तो फ्रॉबेल महोदय हैं, ठीक है। प्ले वे मेथड इसका इंग्लिश में नाम है। सबसे पहली चीज, जैसे खेल विधि के शुरू होने से पहले आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि खेल विधि का अर्थ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, खेल विधि बालकों के जो है खेल प्रवृत्ति को ऐसे उत्तम ढंग से प्रयोग करती है कि बालक खेल खेल में ही नवीन ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा आपके बीच में तमाम ऐसे विद्यालय चलते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। प्ले स्कूल को जो है आपने नाम सुना होगा, ठीक है। उसमें छोटे छोटे बच्चों को खेल विधि से शिक्षा प्रदान की जाती है, और अगर छोटे से बच्चे को खेल विधि से शिक्षा प्रदान की जाए तो शायद वो पढ़ी गई शिक्षा कभी उससे भूलेगी नहीं, ठीक है। तो छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं खेल विधि का जो प्रयोग है वो किया जाना बिल्कुल सही होता है। आगे आपके बीच में एक कथन आ रहा है म्यूलिक महोदय का कथन, जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है। ये चीज़ें सत्य है कि खेल विधि में या खेल में हर कोई जो भी खिलाड़ी होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे अगर आप खेल को खेल रहे हैं और हम आपको बाधित कर दें या किसी चीज़ से जो है बाध्य कर दें कि नहीं आपको इसी के दायरे में रहकर खेलना है, तो क्या वो खेल आपका सफल होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, ठीक है, और आप खेल भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये चीज़ें म्यूलिक महोदय का जो कथन है बिल्कुल फैक्ट है कि जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, ठीक है। ये कथन महत्वपूर्ण है। आगे आपके बीच में आ रहा है कि ह्यूजेस एंड ह्यूजेस का कथन, वह विधि जो छात्रों को उसी उत्साह से सीखने की योग्यता प्रदान करती है जो उसके स्वाभाविक खेल में विद्यमान है, खेल विधि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी। अभी मैंने आपको बताया कि खेल विधि के जनक कौन हैं। अच्छा, अगर खेल विधि के हम जनक की बात करें तो खेल विधि के जनक जो हैं वो फ्रॉबेल महोदय माने जाते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि खेल विधि के जनक कौन हैं, तो आप कहेंगे फ्रॉबेल महोदय जो हैं वो खेल विधि के जनक माने जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ आपके बीच में है कि खेल विधि के सिद्धांत का, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिक्षण की परंपरा है कि एक विधि को समाप्त करके एक रोचक शिक्षण विधि का चयन करना। जैसे आप एक विधि से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और खुदा न खास्ता वो नहीं समझ में आ रही है, तो जब आप दूसरे शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे तो जो सबसे रोचक शिक्षण विधि हो जिसमें बच्चों को समझ में आए, आप उसी शिक्षण विधि का प्रयोग करें, ठीक है। यहाँ अगला आ रहा है, ध्यान दीजिएगा आपके बीच में, शिक्षण कार्य में बालकों की रुचियों का ध्यान रखना। ये तो जाहिर सी बात है, हर किसी को पता है जब आप टीचिंग कार्य कर रहे हैं तो टीचिंग कार्य को करते समय जो आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसमें बालक की रुचियों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आज के समय में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। अब अगर शिक्षक केंद्रित होती तो आप जैसे चाहते वैसे शिक्षा देते, लेकिन अब ये चीज़ें एनसीएफ हमारा मना करता है कि आप बच्चों को जब भी शिक्षा दीजिए तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दीजिए, न कि उनके समझ में आए या ना आए, ठीक है। ये चीज़ें गलत है। जब भी आप टीचिंग कार्य को करिएगा या आप टीचिंग पर जब जाइएगा 2 ढाई 3 महीने बाद, ठीक है, तो आप जब भी बच्चों को पढ़ाइएगा तो बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग कार्य करिएगा। चलिए, यहाँ आगे कहा जा रहा है 3 नंबर में देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना। अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो आपकी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। प्रक्रिया को और रोचक बनाइए ताकि बच्चे को और ज़्यादा समझ में आ जाए। शिक्षण सामग्री में सुधार करना, और आगे कहा जा रहा है बालकों की खेल प्रवृत्ति को उत्साह प्रदान करना। बालक किसी चीज़ में खेल रहा है तो उसकी जो खेल प्रविधि है या खेल की प्रवृत्ति है उसे और उत्साहित आप करिए, ठीक है। बालकों को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देना, बालक को कभी भी जो है बांध कर शिक्षा नहीं दिया जाता। बांधने का मतलब ऐसा नहीं कि आप रस्सी से बांधिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे आप ज़बरदस्ती अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं या ज़बरदस्ती बच्चों को बैठा कर आप सिखा रहे हैं तो ये कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब भी आप टीचिंग कार्य करिए तो बच्चे को बिल्कुल आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर वो स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अन्यथा की स्थिति में सब कुछ बाउंस कर जाएगा, ठीक है। यहाँ आगे आ रहा है खेल विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी। जाहिर सी बात है, आपने तो खेल विधि प्ले वे मेथड को पढ़ लिया, लेकिन ये चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए
कि आखिरकार ये खेल विधि की आवश्यकता और जो है शिक्षण निगम के सिद्धांत में क्यों पड़ी है। ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें कहा जा रहा है स्वतंत्रता। इस विधि में बालक को पूर्ण स्वतंत्र या स्वतंत्रता दी जाती है। जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया, जब बालक को आप बांध कर शिक्षा देंगे तो वह जो शिक्षा है उसका सर्वांगीण विकास नहीं करेगी। ठीक है, वह उसके अंदर एक कुंठा व्याप्त हो जाएगी, और जब कुंठा व्याप्त हो जाएगी तो कभी आप बच्चों को सिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ कहा जा रहा है स्वतंत्रता। इस विधि में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। दूसरा कहा जा रहा है रचनात्मक तथा मानसिक शक्तियों का विकास। इसमें अगर कहा जाए तो ध्यान दीजिएगा, जो है खेल बालकों की रचनात्मक तथा मानसिक शक्तियों का जो है सूचक है। इस प्रकार शिक्षा में खेल को स्थान देने का अर्थ बालकों की रचनात्मक तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना है। जाहिर सी बात है, रचनात्मक तथा मानसिक शक्तियों के विकास के अंतर्गत अगर हम कहें तो आप बच्चों को खेल खेल में ही बहुत ज़्यादा शिक्षा दे सकते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चा खेल रहा है, खेल में उसकी रचनात्मक तथा मानसिक शक्तियों का सूचक है। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा में खेल को स्थान देने का अर्थ है कि बालक में रचनात्मक तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना। अगर बच्चा कहीं किसी खेल में खेल रहा है तो उसका जो दिमाग है वो बहुत तेज कार्य करता है। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली तौर पर, जब बच्चे कई बच्चियों का या कहा जाए चाहे बच्चियां हों चाहे बच्चे हों, ठीक है, कई समूह अगर एकत्र हो जाते हैं तो वो किस प्रकार से कौन कौन से खेल खेलने लगते हैं हम आप नहीं समझ पाते हैं। वो एक योजना बना लेते हैं कि चलिए हम ये करेंगे, आप ये करिएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो है मानसिक क्षमताएं होती हैं उसमें हमेशा वृद्धि होती रहती है। ठीक है, या कहा जाए मानसिक शक्तियों का विकास जो है धीरे धीरे खेल खेल में बढ़ता रहता है। आगे यहाँ कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, उत्तम शिक्षण। उत्तम शिक्षण में खेल द्वारा शिक्षा देना प्राकृतिक शिक्षण विधि है। खेल की उपयोगिता के लिए खेल विधि को शिक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, उत्तम शिक्षण विधि का मतलब ही है कि खेल द्वारा शिक्षा देना प्राकृतिक शिक्षण विधि है। ठीक है, खेल की उपयोगिता के लिए खेल विधि को शिक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप देख पा रहे हैं अभी प्राथमिक विद्यालयों में आप देख लीजिए, जो नर्सरीज चल रहे हैं उसमें प्ले वे शिक्षा का बहुत महत्व दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादातर खिलाया जाता है। ठीक है, और खेल खेल में ही उन्हें शिक्षा दिया जाता है। तो आज यह कहीं ना कहीं जो विधि हमारी है वो बहुत आगे निकल चुकी है। अब यहाँ आपके बीच में आ रहा है कि खेल विधि के गुण कौन कौन से हो सकते हैं कहा जा रहा है। पहला इसमें देखिए पॉइंट वाइज कहा जा रहा है, जो चीज़ें महत्वपूर्ण है मैंने उसी चीज़ों को लिखा है, बाकी चीज़ों को हमने खुद छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए कहा जा रहा है यह बालकों को क्रियाशील बनाती है। भाई जाहिर सी बात है, जब बच्चा खेलेगा तो वह क्रियाशील रहेगा, ये चीज़ें प्रबल सत्य है। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है यह विधि सहयोग का जो है पाठ पढ़ाती है। अभी मैंने ही आपको बताया कि जब बच्चे समूह में खेलते हैं, ठीक है, तो हर बच्चे यानी जितने बच्चे समूह में होते हैं कोई इनका सहयोग कर रहा है, इधर से ये इनका सहयोग कर दे रहे हैं, इधर से ये कर दे रहे हैं, यानी इसमें समूह। ठीक है, अगर बच्चे समूह में खेल रहे हैं तो एक दूसरे के सहयोग करने के वो पाठ को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और अगर आप उसमें थोड़ा सा भी उन्हें जो है ज्ञान दे दें तो वो और अच्छे खासी चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा कहा जा रहा है यह विधि शारीरिक मानसिक शक्तियों का विकास करती है। चाहे आपका शारीरिक डेवलपमेंट हो चाहे मानसिक डेवलपमेंट हो, दोनों तरह से खेल विधि आपका विकास करती है। आप खेल रहे हैं तो खेलने में आपका शारीरिक डेवलपमेंट जरूर होगा। भाई दौड़ेंगे भागेंगे कूदेंगे तो डेवलपमेंट जरूर होगा, और आप खेल रहे हैं तो खेल में जाहिर सी बात है दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो आपकी मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। ठीक है, चौथा कहा जा रहा है, यहाँ मैंने डॉट डॉट कर दिया है, समझ जाइएगा, यह विधि बालकों को ध्यान करना सिखाती है। भाई अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो आप खेल में खेल नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना भी सिखाती है कि जो भी खेल आप खेल रहे हैं
ये कोई मानी बात नहीं है कि कोई पर्सनल खेल का हम नाम ले ले तभी खेल होगा। ठीक है, जैसे क्रिकेट ही आप खेल रहे हैं, हम एक सपोज दैट की बात करें, आप छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, आप क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में जब कैच आएगा तो आप उस गेंद पर अपने ध्यान को टिका देंगे कि ये मेरे हाथ में ही आ जाए। तो क्या ध्यान देना सिखाती है या नहीं सिखाती? बिना ध्यान दिए तो आप कैच को कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो खेल विधि है आपको ध्यान देना भी सिखाती है। ठीक है, पांचवा कहा जा रहा है यह विधि बालकों को जो है सामंजस्य स्थापित कराती है। और लास्ट कहा जा रहा है यह विधि बालकों को गंभीर कार्य करने के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो क्या आप खेल विधि के जो गुण हैं इसे आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल मुझे आप जो है अवगत कराने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ अगला आपके बीच में कहा जा रहा है खेल विधि के दोष भी हैं। जैसे अब खेल विधि के अगर गुण हैं, ठीक है, तो इसके कहीं ना कहीं दोष भी हैं, तो दोष को भी आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। भाई आप इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, दोष को नहीं जानेंगे तब भी नहीं ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहला आपसे कहा जा रहा है क्या इस पीडीएफ की ज़रूरत आपको पड़ रही है? अगर पड़ रही हो तो बिल्कुल मुझे आप ज़रूर बताइएगा। दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9452331053 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है इस विधि में उच्च शिक्षा के छात्र लाभान्वित नहीं हो सकते। जैसे ये जो खेल विधि है, अगर आप चाहें किशोरावस्था के समय तक खेल विधि में रुचि कुछ कम हो जाती है, जैसे आप किशोरावस्था, मैंने आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप किशोरावस्था की एज जो होती है उसे आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है इस विधि में उच्च शिक्षा के छात्र, जैसे आप इंटरमीडिएट बीएससी वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप जो है इस विधि यानी खेल विधि का जो प्रयोग है ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इसकी जो रुचियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। आगे 2 नंबर में कहा जा रहा है इस विधि से दी जाने वाली शिक्षा महंगी होती है, सभी लोग इस विधि का लाभ नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि इस विधि की जो शिक्षा है वो थोड़ी सी महंगी इसलिए पड़ती है कि अभी आप कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो वो थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए एक नॉर्मल परिवार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो खेल विधि से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। आगे यहाँ कहा जा रहा है सभी विद्यालय इस विधि से शिक्षा का प्रबंध नहीं कर पाते, चाहे वो विद्यालय प्रशासन भी आपका क्यों ना हो। ठीक है, हाँ, सभी विद्यालय वाले खेल विधि से दी जाने वाली शिक्षा का प्रबंध भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये विधि जो है थोड़ी सी खर्चीली होती है। आगे इसमें कहा जा रहा है समूह चर्चा, वाद विवाद या वार्तालाप, ग्रुप डिस्कशन क्या है? इसमें ध्यान दीजिएगा, इस विधि में छात्र समूह में बैठकर आपस में जो है आमने सामने किसी एक निश्चित विषय वस्तु पर विचार विमर्श किया जाता है तथा छात्र उसमें से प्रश्न भी पूछते हैं या प्रश्न पूछते थे और शिक्षकगण उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास भी करते हैं। समूह चर्चा विधि, आप इस शब्द से अगर आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, तो हमें लगता है कि आप पूरा का पूरा यह क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। समूह चर्चा विधि यानी एक समूह होगा, इस समूह में बैठे हर एक सदस्य जो है आपस में विचार विमर्श करते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। ग्रुप डिस्कशन आप समझ सकते हैं, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप हिंदी और इंग्लिश वर्ड को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस ऊपर वाली परिभाषा को नहीं समझ पाए हैं तो नीचे आप समझिएगा। किसी भी बिंदु पर समूह में विश्लेषण किया जाता है। यह विधि उच्च स्तर पर गोष्ठी, सम्मेलन, विचार समिति द्वारा प्रवेश में लाई जाती है। आपके कॉलेज में अगर आप क्लास करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हर एक सैटरडे को कुछ न कुछ जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम इत्यादि का आयोजन किया जाता होगा। क्योंकि ये प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण में हर संभव प्रयास किया जाता है कि आयोजित किया जाए। भाई आप तो मेरे पास जो है लाइव क्लासें ले रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ें संभव नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है आपकी कॉलेज वगैरह में ये जो है ग्रुप डिस्कशन कराया जाता होगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ें समझ पाए। वार्तालाप शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? ये जो हमने समूह चर्चा विधि बताया है इसको हम वार्तालाप शिक्षण विधि भी कहते हैं, हम ध्यान रखिएगा। नहीं तो पता लगा हम वार्तालाप कहते रहें और आप समझ ही ना पाए, आप तो कहेंगे कि भैया आप तो बता रहे थे ग्रुप डिस्कशन विधि, लेकिन आप ये वार्तालाप शिक्षण विधि कहाँ से आ गई? ठीक है, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब इसमें कहा जा रहा है शिक्षण विधि का अर्थ, इस विधि में 8 से 10 सदस्य होते हैं, निश्चित पाठ्य
बिंदु या समस्या उस पर एक एक करके अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तथा आपस में प्रश्न पूछकर समस्या का समाधान निकालते हैं। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है वार्तालाप शिक्षण विधि के अर्थ में 8 से 10 सदस्य होंगे। ठीक है, एक निश्चित या कहा जाए पाठ्य बिंदु होगा, एक समस्या होगी, उस पर एक एक करके अपने विचार लोग प्रस्तुत करेंगे। जैसे हम आप हैं, ठीक है, अभी 8-10 लोग एक जगह बैठ जाएं और हमें एक मुद्दा दे दिया जाए कि आपको इसी पर जो है चर्चा पर चर्चा करनी है। ठीक है, हर कोई अपना इसी पर जो है चर्चा पर चर्चा करेगा। हाँ, आप अपनी राय देंगे, हम अपनी राय देंगे, ये अपनी राय देंगे, यानी जितने सदस्य हैं सभी लोग जो है एक ही बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं और जो भी समस्याएं हो रही हैं वो अपनी समस्या का निपटारा स्वयं कर ले रहे हैं। ठीक है, वार्तालाप विधि की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन ऑफ जो है डिस्कशन मेथड है। ठीक है, इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, पहला कहा जा रहा है सभी आयु वर्ग तथा मानसिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ये चीज़ें सत्य है। दूसरा कहा जा रहा है छात्रों में इनकी इससे ईर्ष्या व स्पर्धा की भावना जागृत हो जाती है, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, तीसरा कहा जा रहा है आवश्यक आलोचना प्रत्यालोचना से इसका वास्तविक उद्देश्य जो है वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ अगला पेज आपके बीच में ओपन हुआ, आप देख पा रहे हैं। कहा जा रहा है वार्तालाप को सफल बनाने के लिए सुझाव। जैसे अभी तक आपने दोस्त को देखा, ठीक है, और आपने जो है तमाम चीज़ों को देख लिया। जैसे मैंने कहा आपसे वार्तालाप शिक्षण विधि का अर्थ क्या है, आपने देखा वार्तालाप शिक्षण विधि की सीमाएं क्या है। अब जैसे आप वार्तालाप कर रहे हैं तो वार्तालाप को सफल बनाने के लिए क्या कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है इसमें लक्ष्य स्पष्ट रूप से रखा जाए। जैसे आप बात तो कर रहे हैं लेकिन बात करने का कोई एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा एक निश्चित उद्देश्य है कि हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं वार्तालाप को सफल बनाने के लिए। ठीक है, जैसे हमारा एक ही मकसद है कि हम चैप्टर नंबर 3 शिक्षण के सिद्धांत को हम आपके बीच में बेहतरीन तरीके से प्रस्तुति दे रहे हैं और ये आशा भी करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको दिक्कत है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मुझे आप अपनी समस्याओं से अवगत जरूर करा दीजिए। ठीक है, ताकि हम आपके लिए जो अगला वीडियो आए उसमें हम बेहतरीन तरीके से चर्चा पर चर्चा कर पाएँ। ठीक है, चलिए इसमें वार्तालाप को सफल बनाने के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं, सजेशन जिसे कह सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है इसमें लक्ष्य स्पष्ट रूप से रखा जाए, ये चीज़ें फैक्ट हैं। दूसरा कहा जा रहा है शिक्षक प्रश्नों द्वारा छात्रों को प्रेरित करें। ठीक है, तीसरा कहा जा रहा है शिक्षक का ज्ञान गहरा हो तथा वह सक्रिय नियंत्रण कार्य कार्य करें। चौथा कहा जा रहा है कि विषय को इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि सभी प्रकार के बालक इसमें भाग लें। किसमें? वार्तालाप को सफल या कहा जाए वार्तालाप को सफल बनाने की विधि में। ठीक है, अगला कहा जा रहा है 5 नंबर में ध्यान दीजिएगा आवश्यकता अनुसार या वह समयानुसार श्रव्य दृश्य सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे कभी कभी होता नहीं कि आपको श्रव्य दृश्य सामग्री का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर कहीं दिक्कतें आ रही हैं, जैसे बच्चे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझाने के लिए तमाम तरह की सामग्रियां हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है। ठीक है, तो ऐसे सामग्रियों का प्रयोग मुझे करना चाहिए क्योंकि हमें बच्चों को समझाना है और बच्चों को समझाने के लिए जो भी मेथड्स यूज हो सके हर एक मेथड्स का प्रयोग हम लोगों को करना होता है। ठीक है, अब यहाँ लैबोरेटरी मेथड मीन्स कहा जाए प्रयोगशाला पद्धति क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है यह विधि जो है विज्ञान शिक्षण प्रयोग की जाती है। शिक्षण में जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो छात्र को कुछ उपकरण के कुछ निर्देश भी साथ दिए जाते हैं। भाई एक चीज़ आप इसमें मैंने कहा आपसे कि यह विधि विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाती है। शिक्षण में जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है छात्रों को कुछ उपकरण के निर्देश भी दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है ये प्रयोगशाला विधि, अगर आपके पास उपकरण नहीं रहेंगे तो आप इसमें प्रयोग नहीं कर पाएंगे। प्रयोगशाला पद्धति के प्रयोग के बारे में अगर हम कहें तो प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग विज्ञान शिक्षण में किया जाता है
ये चीज़ें तो सही है, इसके गुण क्या क्या हैं। जैसे प्रयोगशाला पद्धति को तो आपने देख लिया, बट इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं ध्यान दीजिएगा। पहला इसमें कहा जा रहा है छात्र फल की सत्यता की जांच स्वयं कर सकते हैं। जैसे हम अगर मान लें आप अपने केमिस्ट्री के लैब में चले गए, ठीक है, और केमिस्ट्री के लैब में जाने के बाद आपको जो भी जांच करना है, ठीक है, वहाँ पर हर इंस्ट्रूमेंट आपके लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको मिलाना कुछ और मिला दीजिए कुछ तो पता लगा वहाँ ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री के लैब में जब भी आप जाइएगा तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक जाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। अगला 2 नंबर में कहा जा रहा है बालकों को ज्ञान अर्जित करने का ढंग करके सीखना होता है, ठीक है। यहाँ एक शब्द आया है करके सीखना, ये शब्द आपको बार बार परेशान करेगा। एक सर्वांगीण विकास है, एक करके सीखना है, ठीक है। तो एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो हमेशा करके सीखने पर आपको बल देना चाहिए, ठीक है। कहा जा रहा है बालकों को ज्ञान अर्जित करने का ढंग करके सीखना होता है। और तीसरे में कहा जा रहा है बालक उपकरणों का प्रयोग करना सीख जाते हैं और प्रयोगशाला में बालक स्वयं ही प्रयोग करता है और शिक्षक निरीक्षण करता रहता है। भाई आप निरीक्षण नहीं करेंगे तो पता लगा करना कुछ और वो कर रहे हैं कुछ, तो मामला यहीं गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो आपके प्रयोगशाला पद्धति के गुण हैं। अच्छा, आगे इसके दोष भी कुछ हैं। जैसे अगर किसी चीज़ के गुण होते हैं तो कुछ न कुछ उसके दोष भी होते हैं। तो इसके दोष क्या हैं आप समझिएगा। पहला इसमें कहा जा रहा है यह शिक्षण प्रत्येक विद्यालय के लिए संभव नहीं है क्योंकि उपकरण खरीदना महंगा पड़ता है। जाहिर सी बात है, ये चीज़ें तो फैक्ट है। आपने देखा होगा बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो केमिस्ट्री फिजिक्स के तो मान्यता ले रखे हैं, लेकिन उनके पास अभी लैब की व्यवस्था नहीं है क्योंकि इसमें जो उपकरण होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं और महंगे होने की वजह से कोई खरीद नहीं पाता है, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है इस पद्धति में समय अधिक नष्ट होता है और तीसरा कहा जा रहा है छोटी कक्षा के लिए यह विधि ठीक नहीं है और चौथा कहा जा रहा है छोटी कक्षाओं में बालक स्वयं परीक्षण या अपेक्षा से प्रदर्शन करके सीखते हैं, ठीक है। ये तो इसके दोष हो गए। अगला आपके बीच में शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण कम है, ठीक है। इसमें से आपके जो प्लेवे मेथड यानी खेल विधि है वही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उससे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ कार्यशाला या समूह कार्यविधि, समूह कार्यविधि की अगर हम अंतर्गत कहें तो इसमें कहा जा सकता है कि कार्यशाला में कार्यक्रम शिक्षकों को अपने कार्य में कुशलता दिलाने हेतु आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम योग्य विभागीय सदस्यों के निर्देशन में जो है अति आधुनिक व चुने हुए या विशिष्ट महत्व के क्षेत्रों को संक्षिप्त किंतु विशिष्ट जानकारी हेतु आयोजित किए जाते हैं। ये विधि जो है आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसके लिए परेशान न होइए, ठीक है। जो महत्वपूर्ण नहीं है हम आपको बता देंगे, ये कभी पूछी नहीं गई है, इसलिए आप इसके बारे में ज़्यादा जानने का प्रयास भी ना करें। लेकिन हाँ, एक सरसरी निगाह से आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ अगला उदाहरण प्रविधि आपके बीच में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है उदाहरणों का प्रयोग छात्रों का विचार शक्ति या कल्पना शक्ति को जागृत करके मानसिक विकास में वृद्धि हेतु किया जाता है। उदाहरणों से पाठ्य वस्तु रोचक बोधगम्य व स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपके बीच में है शाब्दिक उदाहरण, दूसरा है दृश्यात्मक उदाहरण, ठीक है। उदाहरण प्रविधि को तो आपने देख लिया, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। उदाहरणों का प्रयोग छात्रों का विचार शक्ति या कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे, आप अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हल कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं, अगर आपको उदाहरण दे दिया जाए और उदाहरण के माध्यम से आपको कहा जाए कि आप इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए, तो आप उस क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें कहा जा रहा है उदाहरणों का प्रयोग छात्रों को विचार शक्ति या कल्पना शक्ति को जागृत करके मानसिक विकास में वृद्धि करते हैं। मैंने कहा ना आपसे, अभी उदाहरण आपको दे दिया जाए और उसी उदाहरण के सहारे आप फाइनल क्वेश्चन को हल कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो विचार शक्ति है उसमें जागृत हुई,
कल्पना शक्ति भी जागृत हुई, मानसिक शक्ति में विकास हुआ, और जब मानसिक शक्ति में विकास हुआ तो आप फाइनल उस क्वेश्चंस को जो है लास्ट सॉल्यूशन दे सके हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपकी हो गई। शाब्दिक उदाहरण, दृश्यात्मक उदाहरण, अगर आपको पीडीएफ ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप उस पर जाकर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या 9452331053 पर आप संपर्क करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला है शाब्दिक उदाहरण। आपके बीच में शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उदाहरणों को शाब्दिक या मौखिक उदाहरण कहते हैं। इसके अंतर्गत मौखिक उदाहरण दृष्टांत, कहानियाँ, लोकोक्त, नीति श्लोक, उपमेय आदि का समावेश किया जाता है। ठीक है, अच्छा, शाब्दिक उदाहरण के प्रयोग में सावधानियां कैसे रखी जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण सरल, स्पष्ट, शुद्ध एवं सुगम होना चाहिए। जो उदाहरण आप दे रहे हैं वो सरल, स्पष्ट, शुद्ध एवं सुगम होना चाहिए। दूसरा कहा जा रहा है उदाहरण का प्रयोग उचित स्थान व उचित समय पर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ हम उदाहरण व प्रयोग कर दें। ठीक है, ये चीज़ें गलत हैं। अगला कहा जा रहा है उदाहरण का संबंध मूल पाठ से अवश्य होना चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं शिक्षण अधिगम का सिद्धांत और हम आपको उदाहरण मैथमेटिक्स का दें तो ये चीज़ें गलत हैं। यहाँ वही कहा जा रहा है कि जब भी आप उदाहरण का प्रयोग करें तो उसका संबंध जो है मूल पाठ से अवश्य होना चाहिए। चौथा, उदाहरण का प्रयोग शिक्षण सूत्र से करना चाहिए। शिक्षण के सूत्र हम आगे अभी आपको पढ़ाएंगे, आप उसके लिए परेशान ना होइए, चैनल पर आप बने रहिएगा। छोटी कक्षा के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है कौन सी विधि, उदाहरण विधि। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल मुझे आप अवश्य बताएंगे, क्योंकि जब आप नहीं बताएंगे तो भैया हम चीज़ों को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, और चीज़ों को परिवर्तन करने के लिए आपका फीडबैक ही मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, लास्ट आपके बीच में आ रहा है दृश्यात्मक उदाहरण। दृश्यात्मक उदाहरण के अंतर्गत अगर हम कहें तो इन उदाहरणों में देखने एवं समझने की क्रियाओं का समावेश होता है। ठीक है, दृश्यात्मक उदाहरण को प्रदर्शनात्मक अथवा वस्तु रूप उदाहरण भी कहा जाता है। इन उदाहरणों से शिक्षण सरल और सुगम हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों क्रियाशील होते हैं। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जिससे आप काम कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियां जिससे आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों इसमें सक्रिय होती हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि कमजोर व मंद बुद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस प्रविधि के अंतर्गत चार्ट, मॉडल, मानचित्र, ग्राफ, रेखा चित्र, ग्लोब आदि सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, दृश्यात्मक उदाहरण के अंतर्गत। अब इसके प्रयोग में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है इसकी सावधानी के अंतर्गत अगर हम कहें तो इस जो है या इन उदाहरण का प्रयोग पाठ के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। कौन सी जो है प्रविधि के लिए, या दृश्यात्मक उदाहरण के लिए। ठीक है, इन उदाहरण का प्रयोग पाठ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। दूसरा है यह उदाहरण सरल, सजीव, आकर्षक एवं सटीक होना चाहिए। जैसे आप किसी भी उदाहरण को दे रहे हैं, मैंने कहा आपसे आप पढ़ रहे हैं शिक्षण अधिगम का सिद्धांत और हम आपको दे दें मैथमेटिक्स का उदाहरण तो ये पूरी तरह से बाउंस कर जाएगा। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अगला कहा जा रहा है इन उदाहरणों का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए। आगे, यह प्रविधि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। कौन सी प्रविधि, दृश्यात्मक उदाहरण प्रविधि। और लास्ट आपका है प्रयुक्त सामग्री का आकार इतना बड़ा हो कि प्रत्येक छात्र उन्हें आसानी से देख ले। जैसे आप छोटी चीज़ों को आप दिखाएंगे और बच्चा पीछे बैठा है तो वो शायद नहीं देख पाएगा, और अगर वो नहीं देख पाएगा तो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो जागृत नहीं हो पाएंगी, और अगर भैया देख नहीं पाएगा तो वो समझ नहीं पाएगा, और समझ नहीं पाएगा तो सब कुछ उसे बाउंस कर जाएगा। इसलिए कभी भी जो है यहाँ नीचे मैंने बताया है कि प्रयुक्त सामग्री का आकार इतना बड़ा हो कि प्रत्येक छात्र उन्हें आसानी से देख सकें, सीख सकें। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बिल्कुल मुझे आप अवगत कराएं। हर संभव हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।